Very good morning, dear students. Today we are starting our next topic of lesson number 2, that is war with Marathas. And after this, we will cover the claim to paramountcy policy, and then we will study about the doctrine of lapse. So let's start, dear students. So, war with Marathas. Now in this part we will see how what happened in the war with Marathas when British East India Company, or we can say Britishers, revolted with Marathas. As in the last video we have seen that Tipu Sultan and his father Hyder Ali revolted with Britishers, and finally at the end Britishers win that war. Okay, won that war. Now we will see and some part of Mysore, some part of Mysore was after Britishers won this part, and they gave some part to Nizam of Hyderabad, some part to Marathas, and remaining was given to Budayars for ruling. These things we have seen. So in this we will see that from 18th century the Marathas were thinking to take the control or the territory of Marathas, Britishers were thinking that they will take the territory of Marathas. From 18th century, late 18th century, company wanted to destroy Maratha power. अब ब्रिटिशर्स का आइडिया क्या काम करता है कि अब मराठास बहुत ज़्यादा राइज होते जा रहे हैं, इनके पावर्स को क्या करना चाहिए, डिस्ट्रॉय करना और चाहिए। और जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है तो उसमें क्या होता है, मराठास का जो ड्रीम था कि वो दिल्ली को रूल कर पाएंगे, वो भी थोड़ा शैटर्ड हो जाता है, मतलब हिल जाता है, वो थोड़े वीक पड़ जाते हैं कि भाई हम जो चाहते थे रूल करना दिल्ली को, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ये उनको थोड़ा सा लगने लगता है मराठास को। और जो मराठास थे वो अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड थे, और उन अलग अलग स्टेट्स के क्या थे, डिफरेंट हेड्स थे या फिर डिफरेंट सरदार्स या चीफ्स थे, और सभी के उन सभी अलग अलग स्टेट्स के जो चीफ थे उनके ऊपर एक पेशवा होते थे, सबसे बड़े हेड मान लो पुणे में जो इनके मेन हेड थे, प्रिंसिपल थे। जो अलग अलग चीफ्स थे या जो अलग अलग डिफरेंट चीफ्स या सरदार थे वो अलग अलग थे, जैसे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ जो गुजरात में थे, ठीक है, भोसलेस, तो ये अलग अलग एरिया में इस पार्ट में थे, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। और पेशवा के पास क्या थी, पुणे में ये बेस्ड थे, और इनके पास ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे और एक मिलिट्री काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग थी, मिलिट्री हेड थे ये, तो मतलब सारे डिसीजन मेकिंग पावर इनके हाथ में थी। तो दिस वी हैव सीन। और अगर मराठा के फेमस सोल्जर्स की बात करें तो ये दो फेमस सोल्जर्स थे, महदजी सिंधिया एंड द नाना पद्मिनीज। ये बहुत ही ज्यादा मराठास के फेमस सोल्जर्स थे लेट 18th सेंचुरी में। नाउ आफ्टर दिस बहुत सारे वॉर होते हैं मराठास के और ब्रिटिशर्स के बीच। तो तीन फेमस वॉर्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। फर्स्ट वॉर एंग्लो मराठा वॉर जो होता है एंड हो जाता है 1782 में। तो ये किसकी तरह से एंड होता है, ट्रीटी एक संधि के उसमें एंड होता है रिजल्ट में, और इसमें कोई क्लियर विक्ट्री पता नहीं चलती है कि क्लियर विक्ट्री किसकी हुई है। उसके बाद में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होता है 1803 से लेकर 1805, और इसका जो रिजल्ट होता है ये होता है कि ब्रिटिशर्स को मिल जाता है उड़ीसा का पार्ट, और टेरिटरीज वो वहाँ एरियाज वहाँ के मिल जाते हैं नॉर्थ ऑफ यमुना, यानी आगरा और दिल्ली वाला एरिया किसके कंट्रोल में आ गया, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया है। आफ्टर दिस थर्ड जब मराठा वॉर होता है, एंग्लो मराठा वॉर अमंग ब्रिटिशर्स एंड मराठास 1817 से लेकर 1819 तक, इसमें फाइनली पेशवा को रिमूव कर दिया जाता है थ्रोन से, और उनको पिठूर नागपुर के पास जो प्लेस है वहां पर भेज दिया जाता है, और उनके लिए एक रेगुलर पेंशन वहां पर अरेंजमेंट कर दिया जाता है, क्या हम आपको रेगुलर पेंशन प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके से ये जो पूरा एरिया है इसको विंध्यास बोला जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, ब्रिटिशर्स का कंप्लीट रूल स्टैब्लिश हो जाता है। ओके, तो दिस वी हैव सीन अबाउट द टॉपिक वॉर विद मराठास। नाउ इफ वी टॉक अबाउट
our next subtopic, that is the policy of पैरामोंटेसी। इसमें हम ये देखेंगे किसके बारे में, दो पॉलिसीज के बारे में। एक पॉलिसी के बारे में हमने कल पढ़ा था, दैट वाज पॉलिसी ऑफ सब्सिडायरी अलायंस। ओके, तो वो चीज हमने देख ली थी जिसमें क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने क्या बोला था कि इंडियन रूलर्स विल नॉट कीप forces, we will or their army will protect the Indian forces, and in turn the Indian rulers will pay to these subsidiary forces, and if they will be unable to pay, then their territory will be taken or annexed by the Britishers. So now we will see about the claim to पैरामोंटेसी, या फिर इसको पॉलिसी ऑफ पैरामोंटेसी भी बोल दिया जाता है। एंड नेक्स्ट पॉलिसी वी विल सी, दैट इज द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। These two policies are very important. Total 3 policies we have seen. The first one was policy of subsidiary alliance, then पैरामोंटेसी policy, and then doctrine of lapse. तो सबसे पहले आपको ये वाला पॉलिसी समझना पड़ेगा। I am writing 2 and 3 because one I am writing for the policy of subsidiary alliance that you have studied yesterday. Okay, so पैरामोंटेसी पॉलिसी में क्या होता है, देखो कि इनिशिएट किसने किया था। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, पैरामोंटेसी पॉलिसी वाज इनिशिएटेड बाय लॉर्ड हेस्टिंग। ओके, ही वाज गवर्नर जनरल, आई एम राइटिंग जीजी, गवर्नर जनरल थे ये। कब से कब तक, 1813 टू 1823। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, पैरामोंटेसी पॉलिसी इनिशिएट किसने किया था, ये किया था लॉर्ड हेस्टिंग ने, और वो गवर्नर जनरल थे 1813 से लेकर 1823 तक। अब इस पॉलिसी के तहत क्या था कि कंपनी ने क्लेम किया, कंपनी क्लेम्ड दैट देयर ऑथोरिटी विल बी एट सुप्रीम लेवल। ठीक है, उनकी जो बातें हैं, उनकी जो अथॉरिटी है, उनकी जो पावर है, दैट विल बी एट सुप्रीम पोजीशन, सबसे ऊपर वो रहेंगे। ठीक है, उनके ओपिनियन रहेंगे, उनकी डिसीजन मेकिंग रहेगी। ओके, एंड इट्स पावर्स वर ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट। और इंडियन स्टेट्स की जो पावर है, इंडियन स्टेट्स की पावर है, या मान लो इंडियन रूलर्स की जो पावर है, उससे ऊपर, उससे ज्यादा पावर किसके पास रहेगी, ब्रिटिशर्स के पास रहेगी। तो पैरामोंटेसी नाम से ही समझ में आ रहा है, पैरामाउंट मतलब सबसे ऊपर। सबसे ऊपर यहाँ पर कौन रहेंगे, ब्रिटिशर्स रहेंगे। अपने बातों में, अपने एक्शंस में, अपने आइडियाज में, अपनी पावर में, अपने डोमिनेशन में, हर तरह से कंपनी या फिर ब्रिटिशर्स सबसे ऊपर रहेंगे। और जो इंडियन स्टेट्स है, उनकी जो चीजें हैं, उनकी जो पावर है, वो नीचे रहेंगे या लोअर लेवल पे रहेंगे, किनसे, ब्रिटिशर्स से। ये था इसमें किसमें, पैरामोंटेसी पॉलिसी में। और जब उनको डर लगा, किनको, ब्रिटिशर्स को, तो उन्होंने, जब उनको लगा कि उनका जो बेनिफिट है वो खतरे में है, तो उन्होंने धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया, डायरेक्ट अटैक करके एनेक्स करना एरियाज को, टेरिटरीज को, किंगडम्स को करना शुरू कर देते हैं। या फिर वो क्या कर देते हैं, धीरे धीरे थ्रेटन करना शुरू कर देते हैं, डरा डरा के टेरिटरीज हासिल करना शुरू कर देते हैं। ओके, लोगों को डरा के इस तरीके से। तो these things we have seen. So again I am discussing. Paramountacy policy was initiated by Lord Hastings. He was Governor General from 1813 to 1823, and by this policy, company ने claim किया that their authority, their power will be at supreme position or supreme level or at higher level than the power of the Indian states or Indian rulers. And they started annexing kingdoms by attacking and by threatening the people. This we have seen. Now we will see that at many places people used to resist for this. जब ये पैरामोंटेसी पॉलिसी इशू की गई, इनिशिएट की गई, तो बहुत लोगों ने रेजिस्ट किया, मतलब रिफ्यूज किया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। रिफ्यूज करने का तरीका, कुछ लोगों ने अटैक किए, मूवमेंट्स वगैरह चलाए, आंदोलन किए, इस तरीके से एनेक्स किया। जैसे कि अगर बात करें, जब ब्रिटिशर्स ने जो स्मॉल स्टेट है किटूर का,
कर्नाटका में, आज के टाइम में कर्नाटका में है, तो वहां पर रानी चन्नम्मा जो थे उन्होंने हथियार लिए और उन्होंने क्या रेजिस्टेंस मूवमेंट स्टार्ट किया कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। ओके, एंड उनको अरेस्ट किया गया 1824 में और 1829 में वो प्रिजन में उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। फिर है रैना जो थे एक पुअर चौकीदार थे संगोली इन किटूर में, उन्होंने फिर आगे अहेड किया, इस मूवमेंट को आगे लेकर गए। रेजिस्टेंस मतलब रिफ्यूज करना, मना करना, और पॉपुलर सपोर्ट उनको मिली, लेकिन ब्रिटिशर्स और इस वजह से पॉपुलर सपोर्ट मिलने की वजह से रैना ने ब्रिटिशर्स के कैंप्स वगैरह, रिकॉर्ड्स वगैरह को डिस्ट्रॉय कर दिया और ब्रिटिशर्स ने उनको पकड़ लिया फाइनली और उनको हैंग कर दिया गया 1830 में। लेकिन और भी जगह काफी रेजिस्टेंस मूवमेंट हुए, किसके अगेंस्ट में, पैरामाउंटेसी पॉलिसी के अगेंस्ट में। एक चीज और यहाँ पे बताई गई है आपको 1830s के टाइम में, कि 1830s के टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़ा डर लगने लगा, किस वजह से, रशिया की वजह से। रशिया की वजह से क्यों, क्योंकि उनको लगने लगा था कि रशिया क्या करेगा, पूरा एक्सपेंड हो जाएगा एशिया के तरफ में, पूरे एशिया को कवर कर लेगा और नॉर्थ ईस्ट पार्ट भी कवर, नॉर्थ वेस्ट पार्ट भी इंडिया का कवर कर लेगा। तो इस डर की वजह से उन्होंने क्या कर लिया, नॉर्थ वेस्ट पार्ट पर अपना कंट्रोल सिक्योर करने लगे। उन्होंने काफी लंबी लड़ाई लड़ी अफगानिस्तान से और 1838-1842 के बीच, और वहां पर इनडायरेक्टली कंपनी वहां पर रूल करने लगी। सिंध जो एरिया था उसको टुक कर लिया गया 1843 में, एंड उसके बाद में पंजाब की तरफ इन्होंने कोशिश की, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह हेल्ड बैक बाय द कंपनी की वजह से वो नहीं कर पाए। लेकिन उनकी डेथ के बाद 2 वॉर होते हैं सिख किंगडम्स के, और अल्टीमेटली 1849 में वो क्या कर लेते हैं, पंजाब को भी कैप्चर कर लेते हैं, टुक ओवर कर लेते हैं, एनेक्स्ड कर लेते हैं। तो these things we have seen. Now we will see about the policy of डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट। ओके, तो हमने पैरामाउंटेसी पॉलिसी को पढ़ लिया है, अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट। सो डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी। अगर हम बात करें तो डॉक्ट्राइन ऑफ जो लेफ्ट है वो भी काफी इम्पोर्टेंट पॉलिसी। ये सारी पॉलिसीज हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इन पॉलिसीज के थ्रू क्या किया, इंडियन किंगडम्स को कैप्चर किया। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या था, इस पॉलिसी को किस टाइम, किनके टाइम में शुरू किया गया था, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। ओके, एंड ही वाज गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856। ठीक है, 1848 से 1856 के टाइम में ये थे, और इन्हीं ने ही शुरू किया था किसको, पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या था, अगर किसी इंडियन रूलर का कोई नेचुरल हायर नहीं है, इंडियन रूलर का कोई नेचुरल हायर नहीं है, मेल हायर होना चाहिए, नेचुरल मेल हायर नहीं है मतलब बेटा नहीं है, तो क्या कर लिया जाएगा, उनकी जो किंगडम है वो किसके पास चली जाएगी, कंपनी के पास या फिर ब्रिटिशर्स के पास में चली जाएगी। ठीक है, और अडॉप्ट नेचुरल इसलिए बोला गया है कि राजा का खुद का, रूलर का खुद का बेटा होना चाहिए, अडॉप्ट किया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे झांसी की रानी की जो स्टोरी है उसमें भी यही होता है कि उस किंगडम को भी फिर ब्रिटिशर्स ले लेते हैं, ओके, अनेक्स कर लेते हैं। तो बहुत जगह इस तरीके से किंगडम को अनेक्स किया गया ब्रिटिशर्स के थ्रू, जैसे सतारा में इसी वजह से किंगडम को अनेक्स कर लिया गया, संबलपुर में इसी तरीके से डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का फायदा उठाकर एरिया को अनेक्स कर लिया गया, टेरिटरी को, नागपुर में, ओके, झांसी में। तो दीज वर द प्लेसेस वेयर द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वर अडॉप्टेड। ईयर्स आर आल्सो गिवन। तो सतारा में हुआ 1848 में, संबलपुर में 1850 में, उदयपुर में 1852 में, नागपुर में 1853 में एंड झांसी में 1854 में। ऑल आर इन प्रॉपर सीक्वेंस। अब बारी आती है किसकी, अवध की। ठीक है, अवध में जब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को फॉलो किया जा रहा होता है तब एक चीज और नई उठकर आती है वहां पर, दैट इज आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। अवध के टाइम में एक नया आर्ग्यूमेंट और ब्रिटिशर्स लेकर आ जाते हैं। वो आर्ग्यूमेंट ये था कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं,
डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को फॉलो करके किंगडम को अनेक्स कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, ये उनकी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि जो वहां के अवध के नवाब है उनको वो ठीक से गवर्नमेंट या सरकार चला नहीं पा रहे हैं, ठीक है, वो मिस गवर्नमेंट कर रहे हैं, वो प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पा रहे हैं अपनी जनता को, अपनी प्रजा को। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, एक तरह से मतलब इल्जाम लगाया, उन्होंने ब्लेम किया अवध के नवाब को और एनेक्स करते हुए कि वी आर जस्ट डूइंग आवर ड्यूटी, और झूठ बोलकर वो नवाब की इंसल्ट करते हैं कि आपके नवाब तो ठीक से आप लोगों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, किंगडम चला नहीं पा रहे हैं, तो हम इसको चलाएंगे। तो इस वजह से बहुत सारे जो लोग हैं अवध के वो रिवॉल्ट में शामिल हो जाते हैं। किस रिवॉल्ट में? रिवॉल्ट ऑफ 1857 के रिवॉल्ट में। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे रिवॉल्ट ऑफ 1857, उसमें आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि वहां पर अवध में जो लोग थे वो किस वजह से उस वॉर में, उस रिवॉल्ट में आ जाते हैं, क्योंकि एक ये भी रीजन है। कौन सा रीजन? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स स्टार्टेड एंड ब्रिटिशर्स added argument that the Nawab of Awadh is not able to handle properly the government. So these were the different policies. Now nextly we will talk about the setting up of a new kingdom. Sorry, some another pages are also there. Okay, I think some part has left. This is page number I think 19 after 20 and 21. No, this is the topic only. So setting up a new administration system. Now Britishers have captured much part, and now what they want to do? They want to start new system of administration. Administration मतलब हैंडल करना, मैनेज करना चीजों को। ओके, तो ब्रिटिशर्स ने अब क्या किया, नया एक सिस्टम उनको क्या इनिशिएट करना था कि भाई अनेक्स तो बहुत कुछ कर लिया हमने, कैप्चर किंगडम बहुत सारा कर लिया है, अब हमें क्या करना है, सिस्टमैटिक तरीके से मैनेज करना है, चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से चलाना है, मैनेजमेंट करना है। तो उन्होंने जो सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया, किस तरीके से उन्होंने ड्यूटीज असाइन की लोगों की, वो सारा हम देखेंगे, किस तरीके से उन्होंने इंचार्जेस बनाए, ऑल द थिंग्स वी विल सी नाउ। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने जो शुरू किया, those things we are seeing now. So Warren Hastings was there and he was Governor General from 1773 to 1785 तक ये गवर्नर जनरल रहे, और इन्होंने बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। इम्पोर्टेंट क्या किया? रोल प्ले किया इन्होंने। किस लिए? फॉर एक्सपेंशन ऑफ कंपनीज पावर, फॉर एक्सपेंशन ऑफ कंपनी के पावर को एक्सपेंड करने के लिए इन्होंने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब क्या था, जैसे अगर बात करें तो कंपनी ने धीरे धीरे क्या कर लिया था, सिर्फ बंगाल में ही नहीं और बाकी जगह पर भी आपने देखा, झांसी वगैरह, सतारा वगैरह, सबलपुर वगैरह, ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें बक्सर वगैरह में क्या कर लिया था, पावर्स अटेन कर ली थी, ठीक है, डोमिनेटिंग बन गई थी। बंगाल के अलावा बॉम्बे में भी और मद्रास में भी काफी ज्यादा पावरफुल हो गए थे ब्रिटिशर्स। और ब्रिटिशर्स ने अब क्या किया, अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाई, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने अपनी टेरिटरीज को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड किया और वो कहलाती थी प्रेसिडेंसीज। तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए, 1 मार्क्स में आ सकता है कि प्रेसिडेंसीज क्या था। तो प्रेसिडेंसीज वर द टेरिटरीज, ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। प्रेसिडेंसीज क्या थी? ब्रिटिशर्स के थ्रू डिवाइडेड यूनिट्स थी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी जिनको ब्रिटिशर्स ने डिवाइड किया था अपने बेनिफिट के पर्पस के लिए। उन एरियाज को बोल दिया गया प्रेसिडेंसीज। अगेन आई एम सेइंग, ब्रिटिश की जो टोटल टेरिटरीज थी उनको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड किया गया और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को क्या बोला गया? प्रेसिडेंसीज। आप सिंपली लिख सकते हो कि ब्रिटिश टेरिटरीज डिवाइडेड
units were known as presidencies. And there were 3 presidencies. 3 presidencies थी कौन कौन सी? First one is Bengal, second Madras, and third one was Bombay. And each was ruled by a governor. सभी किसके थ्रू रूल की जाती थी? Ruled by governor. Okay, governors were there for ruling these presidencies. And the supreme head of the administration was the governor general. अब पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के हेड जो थे वो कहलाते थे गवर्नर जनरल. और वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो कौन थे? द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नोटेबली इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस. वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स या सेवरल मतलब रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इनिशिएट किए गए. किस स्फीयर में? जस्टिस वाले स्फीयर में. यानी न्याय से रिलेटेड जो भी चेंजेस आए एडमिनिस्ट्रेशन में जो किए गए वो सबसे पहले किसने किए? वॉरेन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल थे. जैसे कि हम इसमें एग्जांपल देखते हैं कि 1772 में क्या हुआ? एक जस्टिस का नया सिस्टम स्टैब्लिश हुआ और उसमें क्या होता था कि ईच डिस्ट्रिक्ट was to have 2 courts. ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट के कितने कोर्ट होते थे? आई एम रिपीटिंग द टॉपिक, वेट फॉर अ व्हाइल. जो नया सिस्टम जस्टिस का इनिशिएट किया गया वॉरेन हेस्टिंग के थ्रू, तो क्या था स्पेशल उसमें, वो सारी बातें हम देखने वाले हैं. सो व्हाट वाज स्टार्टेड 1772 में क्या किया? न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस शुरू किया गया, स्टैब्लिश किया गया. और इसके तहत क्या था कि ईच डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट के में 2 कोर्ट होंगे. 2 कोर्ट्स विल बी देयर. एक होगा क्रिमिनल कोर्ट एंड अदर वाज अ सिविल कोर्ट. ठीक है, जो क्रिमिनल कोर्ट है उसको दूसरे नाम से जाना जाता था, वो था फौजदारी अदालत. And the civil court was known as दीवानी अदालत. Okay, and जो मौलवीज थे, ठीक है, मौलवीज जो मुस्लिम पंडित्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है. जो मौलवीज और हिंदू पंडित्स थे, इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टेड. वो क्या करते थे? इंटरप्रेट करते थे, समझाते थे किसके बारे में? यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को थोड़ा ज्ञान देते थे. किसके बारे में? इंडियन लॉज के बारे में. इंडियन लॉज के बारे में उनको बताया जाता था. ठीक है, और जो क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर अ काजी एंड मुफ्ती बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर. जो क्रिमिनल कोर्ट्स होते थे इनके ऊपर अभी भी काजी होते थे और मुफ्ती होते थे, लेकिन सुपरविजन फिर भी किसका रहता था? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का. फिर से मैं एक बार रिपीट कर, काजी जज को बोला जाता है. ओके, एंड मुफ्ती जो होते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल काजी की तरह जो होते हैं पर्सन, एकदम ज्ञानी, ठीक है, जो रॉन्ग और राइट प्रूफ कर सके, सही गाइड कर सके लोगों को, उसको बोला जाता है. तो मैं फिर से बता देती हूँ एक बार. 1772 में न्यू एक जस्टिस का रिफॉर्म लाया गया. किसके थ्रू? वॉरेन हेस्टिंग्स के थ्रू. इस सिस्टम के तहत क्या थे? हर डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट्स हैं और फर्स्ट वन इज अ क्रिमिनल कोर्ट, सेकंड इज सिविल कोर्ट्स. क्रिमिनल कोर्ट को फौजदारी अदालत भी बोला गया और सिविल कोर्ट को दीवानी अदालत भी बोला गया. और जो मौलवीज होते थे, हिंदू जो पंडित होते थे, वो गाइड करते थे जो इंडियन लॉ के बारे में, किसको? यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को. मुफ्ती और काजी जो थे, काजी जज को बोला गया है और मुफ्ती जो है मुस्लिम्स के बहुत ही ज्यादा विद्वान पढ़े लिखे जो लोग थे उनको बोला गया है, ताकि वो फैसला वगैरह कर सके, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुलझा सके. ये हेड होते थे क्रिमिनल कोर्ट के, लेकिन वहां पर रोल कलेक्टर्स का भी रहता था, वो चेक करते थे, वो सुपरविजन करते थे. So these things we have seen. Now we will see the next thing, that is the problem was that what was the problem in this system? कि जो ब्राह्मण पंडित थे gave different interpretation of local laws based on different schools of धर्मशास्त्र. जो ब्राह्मण पंडित थे
वो उन्होंने एक तरह से अलग तरह की बातें की, अलग तरह की लोकल लॉ वगैरह, कानून वगैरह के बारे में, क्योंकि वो धर्म की ज़्यादा बात करते थे, धर्मशास्त्र की ज़्यादा बात करते थे। और एक यूनिफॉर्मिटी लाने, एक जैसी बात लाने के लिए क्या किया गया, 1775 में 11 पंडित्स हैं उनको एक काम दिया गया कि भाई आप कंपाइल कर दो हिंदू लॉज के बारे में, आप कुछ निचोड़ निकाल के दे दो, एक समरी बता दो हिंदू लॉज की, क्या रूल्स एंड लॉज हैं, ये सबके अलग अलग धर्म के अकॉर्डिंग कुछ अलग अलग बातें वो बताते थे। तो जो एन.बी. हॉफ्ट हैं, उन्होंने क्या किया, ट्रांसलेट किया जो भी प्रिपेरेशन या समरी प्रिपेयर की थी 11 पंडित्स ने इंग्लिश में। इसके बाद में 1778 में एक कोड ऑफ मुस्लिम लॉ को कंपाइल किया गया यूरोपियन जजेस के बेनिफिट के लिए, ताकि वो समझ सकें। और जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 में, वहां पर न्यू सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश, एक नया सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश होता है वहां पर। A court of appeal, the सरदार निजामत अदालत was also set up at कैलकाटा। इसके अलावा एक कोर्ट ऑफ अपील जो थी सरदार निजामत अदालत के नाम से कोलकाता में सेटअप हो पाती है। ये चेंजेस हुए थे जस्टिस से रिलेटेड वैरेन हेस्टिंग के टाइम में। अदर देन दिस, द पब्लिक प्रिंसिपल फिगर इन इंडिया डिस्ट्रिक्ट वाज द कलेक्टर। इसके अलावा जो इन सब ये सारी चीजें होने को तो हो रही थी, अदालत स्टैब्लिश हो रही थी, रूल्स एंड रेगुलेशंस पर ध्यान दिया जा रहा था, लॉज, इंडियन लॉज पर ध्यान दिया जा रहा था, लेकिन जो मेन पर्सन थे इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स में वो अभी भी कौन थे, कलेक्टर थे, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स के थ्रू अपॉइंटेड थे। और उनका जो मेन जॉब था वो रेवेन्यू कलेक्ट करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, कलेक्टर्स का क्या काम होता था जो ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किए। तो फर्स्ट हो जाएगा कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस, रेवेन्यू और टैक्सेस कलेक्ट करना। उसके बाद में मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर, जो आज काम किसके थ्रू किया जाता है, पुलिस के थ्रू किया जाता है, ओके। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना हर डिस्ट्रिक्ट में किसके हेल्प से, जजेस वगैरह की हेल्प से, पुलिस ऑफिसर्स की हेल्प से, दरोगास की हेल्प से, ठीक है, इन सब की हेल्प से। और उसका जो ऑफिस था जो कहलाया कलेक्ट्रेट बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पैट्रोनेज, जो कि that steadily replaced previous holders of authority। और उनका जो ऑफिस था, जो कलेक्ट्रेट कहा जाता था, कलेक्टर का ऑफिस, वो काफी ज्यादा फेमस हुआ किसके लिए, फॉर द सेंटर ऑफ अथॉरिटी, बहुत इंपॉर्टेंस मिलने लगी मतलब उनके काम को। रिवाइज द टॉपिक वेल, थैंक यू।